विद्यार्थियों, तो आज की अपनी इस क्लास में मैं लेने जा रहा हूं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के इकाई 15 बहुलक। बहुत ही आसान सा शीर्षक है बहुलक अर्थात पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स जो शब्द है और इसका जो ट्रांसलेटेड फॉर्म बहुलक है, तो पॉलीमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ जो है मैनी अर्थात बहुत सारे, ढेर, बहुत सारे या ढेर से है, और मर का जो अर्थ है वो यूनिट अर्थात इकाइयों से। ठीक है, तो वास्तव में सरल इकाइयों का ढेर ही बहुलक है। ठीक है, सरल इकाइयों का ढेर ही बहुलक है, पॉलीमर, बहुलक। ठीक है, तो बहुत सी सरल इकाइयों का ढेर बहुलक है। तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, बहुलक प्रायः बृहद अर्थात बड़ी, किंतु एकल श्रृंखला के समान अणु होते हैं जिनमें सरल अणु, जिनको हम एकलक कहेंगे, एकलक, जिनमें सरल अणु अर्थात एकलक सह संयोजकीय रूप से परस्पर जुड़े रहते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन आदि। ये सब क्या है? बहुलक है। तो अब यहां पर मेन चीज आती है, बहुलक कौन किससे बनते हैं? एकलक से। तो एकलक क्या होता है? तो एकलक अर्थात सरल अणु, है ना, मोनोमर, कम अणुभार वाले वे अणु जो अंतर आणविक बंधन द्वारा सह संयोजकीय रूप से जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं या जुड़ सकते हैं, उन्हें हम एकलक कहते हैं। जैसे कि एथिलीन का जो है वो पॉलीएथिलीन का एकलक है। एथिलीन पॉलीएथिलीन का एकलक है। पॉलीएथिलीन क्या है? बहुलक है, और इसका एकलक क्या है? एथिलीन। अब बात करते हैं एकलक से बहुलक कैसे बनते हैं। तो एकलक से बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है बहुलीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन। एकलकों के परस्पर संयुक्त होकर बहुलक बनाने का प्रक्रम या बनाने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। जैसे देखिए, एथिलीन के अणुओं को जब उपयुक्त उत्प्रेरक, ताप और उच्च दाब की स्थिति में रखा जाता है, तब इनके N अणु परस्पर जुड़कर पॉलीएथिलीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एथिलीन पॉलीएथिलीन में बदल गया, इसे ही कहा जाता है बहुलीकरण। तो जो है बहुलीकरण अर्थात एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बहुलकों के वर्गीकरण की। ठीक है, तो बहुलकों को कई आधारों पर बांटा जाता है, जैसे श्रृंखला, संरचना, प्रकृति, संगठन इत्यादि के आधार पर। तो पहला हम आधार लेते हैं श्रृंखला संरचना के आधार। ठीक है, श्रृंखला संरचना के आधार पर बहुलक का पहला प्रकार है रेखीय बहुलक। इसमें जो एकलक इकाइयां होती हैं वो सीधे एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। तो ये बहुलक लंबी तथा रेखीय श्रृंखलाएं रखते हैं। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उच्च घनत्व पॉलीथीन है, ये क्या है? रेखीय बहुलक है। इनमें एकलक इकाइयां एक के बाद एक सीधे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसको सामान्यतः इस तरह से चित्रांकित कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है शाखित श्रृंखला बहुलक। इसमें जो रेखीय श्रृंखलाएं हैं उनमें शाखाएं भी होती हैं। तो यदि बहुलक की रेखीय श्रृंखलाएं शाखाएं रखती हैं तो उसे शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। जैसे निम्न घनत्व पॉलीथीन, हम निम्न घनत्व पॉलीथीन को इस तरह से चित्रांकित कर सकते हैं जिसमें रेखीय श्रृंखलाओं में शाखाएं भी दिखाई देती हैं। तीसरा प्रकार है तिर्यक बंधित बहुलक। इनमें रेखीय श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, अर्थात रेखीय श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, जैसे मेलामाइन, बैकेलाइट आदि। ठीक है, और इस बहुलक को हम इस तरह से चित्रांकित कर सकते हैं
ये रेखित श्रृंखलाएं हैं और इनके बीच में इस तरह से तिर्यक बंध स्थापित रहते हैं, जिससे ये जाल सदस्य दिखाई देने लगते हैं। अब अगला आधार लेते हैं बहुलकों के वर्गीकरण का, श्रृंखला घटक के आधार। घटकों के आधार पर भी बहुलक को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है समबहुलक। ऐसे बहुलक जिनमें केवल एक ही प्रकार के एकलक होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के एकलक इकाइयों से बने होते हैं, उन्हें समबहुलक कहा जाता है, जैसे पॉलीथीन। और दूसरा है विषम बहुलक अथवा सहबहुलक। ऐसे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों से बने होते हैं, उन्हें सह बहुलक कहा जाता है, जैसे कि प्रोटीन। ठीक है, तो पॉलीथीन केवल इथिलीन से बना होता है, इसलिए वो समबहुलक है। और प्रोटीन में एक से अधिक प्रकार के एमिनो अम्ल उपस्थित रहते हैं, इसलिए वह विषम बहुलक अथवा सह बहुलक है। हमारा अगला आधार है एकलकों के परस्पर संयोजन की क्रियाविधि। इस आधार पर भी बहुलकों को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला श्रृंखला वृद्धि बहुलक। ये योगात्मक बहुलक होते हैं और योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम विस्तार से अभी आगे देखेंगे। जैसे टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पीवीसी आदि, ये सभी श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। दूसरा चरण वृद्धि बहुलक। चरण वृद्धि बहुलक संघनन बहुलीकरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं, अर्थात संघनन बहुलक होते हैं, जैसे बैकेलाइट, नायलॉन 66 आदि। और अगला आधार है हमारा स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी स्रोत मतलब कहां से वो प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर भी बहुलकों को दो प्रकारों में बांटा जाता है, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। हमारी प्रकृति में विभिन्न पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के माध्यम से जो बहुलक प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे सेल्यूलोस है, मतलब कपास, स्टार्च है, प्रोटीन है, या प्राकृतिक रबर है, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। और संश्लेषित का मतलब बनाए गए, बनाएगा कौन? मानव। तो ये प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित या कृत्रिम बहुलक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी आदि। और अब हम अपना अगला आधार लेते हैं आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर भी बहुलकों को कुल 4 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर्स। इन बहुलकों में प्रत्यास्थता का गुण होता है, मतलब अगर इनको खींचकर छोड़ा जाए तो ये कुछ समय बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाते हैं, जैसे वल्कनित रबर। प्राकृतिक रबर में भी ये गुण होता है, लेकिन बहुत कम। अगर उसी का वल्कनाइजेशन कर दिया जाए, वल्कनीकरण कर दिया जाए, तो उसमें ये गुण बढ़ जाता है। दूसरे हैं रेसे। ऐसे बहुलक जिनमें प्रबल तनन सामर्थ्य होता है, उन्हें रेसों के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें यह क्षमता हाइड्रोजन बंधन के कारण होती है। इसमें हाइड्रोजन बंधन के कारण प्रबल अंतरा आणविक बल या आकर्षण होता है, जिसके कारण या जो इन्हें प्रबल तनन सामर्थ्य प्रदान करता है। इनका उपयोग ज्यादातर रेसे बनाने के लिए किया जाता है, जैसे नायलॉन 66। इसी तरह से नेक्स्ट है ताप सुनम्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। ताप सुनम्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। इन बहुलकों को जब गर्म किया जाता है तो ये पहले मुलायम पड़ते हैं और मुलायम पड़ने के बाद पिघल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं, जिससे इनको आसानी से सांचों में ढाला जा सकता है। तो इस वजह से इन बहुलकों को बार बार गर्म करके अपनी इच्छानुसार आकार में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे पॉलीथीन। और चौथा प्रकार है ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग बहुलक। इन बहुलकों को यदि गर्म किया जाता है तो ये कठोर, दुर्गलनीय
और अविलेय पदार्थों में बदल जाते हैं। क्योंकि ये अविलेय होते हैं, पिघलते नहीं है गर्म करने पर, इसलिए इनको गर्म करके दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे बेकेलाइट इसका एक सामान्य उदाहरण। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले हम थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलकों में कुछ मूलभूत अंतरों को भी देखते हैं। देखिए, थर्मोप्लास्टिक बहुलक जो है ये योगात्मक बहुलीकरण से बनते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग बहुलकों का निर्माण संघनन बहुलीकरण से होता है। अर्थात थर्मोप्लास्टिक बहुलक योगात्मक बहुलक है और थर्मोसेटिंग बहुलक संघनन बहुलक है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक में तिर्यक बंध नहीं पाए जाते, मतलब इनकी जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, जबकि थर्मोसेटिंग बहुलकों में तिर्यक बंध पाए जाते हैं, इनकी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। थर्मोप्लास्टिक बहुलक में अगर गर्म किया जाता है तो ये मुलायम पड़ जाते हैं, और थर्मोसेटिंग बहुलक जो है अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये मुलायम नहीं पड़ते। अगर आप बहुत अधिक गर्म कर देते हैं तो ये जलने लगते हैं, सीधे आग पकड़ लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक बहुलक लंबी श्रृंखला वाले रेखीय बृहद अणु होते हैं, जबकि सहसंयोजी बंध वाले त्रिविमीय बहुलक होते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक, है ना। तो इस और साथ ही साथ में थर्मोप्लास्टिक बहुलक जो है इन्हें गर्म करके बार बार इच्छानुसार रूपों में ढाला जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग बहुलकों को गर्म करके पुनः दूसरे रूपों में ढाला नहीं जा सकता है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं प्राकृतिक रबर की। प्राकृतिक रबर वास्तव में रबर के पेड़ों से निकलने वाले लैटेक्स में होता है। ये जो लैटेक्स है ये रबर का जल में बना कोलाइडी विलयन होता है, जो रबर के पेड़ों से प्राकृतिक तौर से चीरा लगाने पर रिसकर निकलता है। इसमें लगभग 40% रबर होती है। इस लैटेक्स से रबर बनाने के लिए इसे सबसे पहले पानी मिलाकर इतना गर्म किया जाता है कि उसमें रबर की प्रतिशत मात्रा घटकर 10 से 20% तक रह जाए। इसके बाद इस तनु विलयन में 1% एसिटिक अम्ल विलयन मिलाने से रबर का स्कंदन हो जाता है और हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। प्राकृतिक रबर का एकलक है सिस आइसोप्रेन या 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। इसके बहुलीकरण से हमें प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रेन अर्थात प्राकृतिक रबर। ये जो प्राकृतिक रबर हमें इस प्रकार मिलती है रबर के पेड़ों से, इसमें लचीलापन, तनन सामर्थ्य और जो मजबूती होती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से इसका जो उपयोग है वो बहुत सीमित है। इसे सामान्य रूप से जूते, बरसाती कोट, गेंद आदि को बनाने में उपयोग किया जाता है। रबर में, प्राकृतिक रबर में ये जो कमी होती है, इस कमी को वल्कनीकरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस वल्कनीकरण प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर ने 1869 में किया था। ठीक है। प्राकृतिक रबर जो कि सिस आइसोप्रेन का बहुलक होता है, इसमें यदि सल्फर मिला के गर्म किया जाए तो इसकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, रैखिक श्रृंखलाएं होती हैं, उनके बीच में सल्फर के बंध, इस तरह से सल्फर के बंध स्थापित हो जाते हैं। अर्थात जो रेखीय बहुलक है वो तिर्यक बंधित बहुलक में बदल जाता है, जिसकी वजह से उसकी दृढ़ता और मजबूती बढ़ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर उसे और अधिक दृढ़ और मजबूत बनाने की, इसे ही कहा जाता है वल्कनीकरण। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो रबर मिलता है उसे कहते हैं वल्कनित रबर। ठीक है। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण और प्राप्त रबर को वल्कनित रबर कहा जाता है। ये जो वल्कनित रबर है, इसके
दृढ़ता या जो कड़ापन है वो इसमें मिलाए जाने वाले सल्फर की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे टायर बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में 5% सल्फर मिलाया जाता है, एबोनाइट बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में 20 से 25% सल्फर मिलाया जाता है, और बैटरी के जो केस हैं उन्हें बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में 30% सल्फर मिलाया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का शीर्षक। मेरे अनुसार आज के लिए इतना बहुत है। अब आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही।